हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुकीजिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 विच इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लिसरॉल इज। आपको ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नेम बताना है। अब ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नेम पता होने से पहले आपको ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। सो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है? CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये हमारे पास क्या होती है? ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर। सो इसका आईयूपीएसी नेम देखो क्या बनेगा? 1 2 3 3 कार्बन एटम्स की चेन है तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोपेन। इन 1 2 3 पर क्या आ रहा है? अल्कोहल ग्रुप। सो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now moving on to the next question, which is question number 2. So question number 2 is, which alcohol is also known as wood spirit? किस अल्कोहल को हम wood spirit कहते हैं? So इसका आंसर है किस अल्कोहल को हम wood spirit कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। wood spirit आ जाए या फिर wood alcohol आ जाए। so, wood spirit और wood alcohol हम किस अल्कोहल को कहते हैं? मिथेनॉल को। So its answer is option number B. Now moving on to the next question. So question number 3 is, common name of methoxybenzene is। common name क्या होता है? methoxybenzene का। अब इसके लिए भी पहले आपको methoxybenzene की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। So methoxybenzene की स्ट्रक्चर देखिए आगे, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। सो मिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है? OCH3। सो इसका कॉमन नेम क्या होएगा? एनिसोल। मिथॉक्सीबेंजीन का कॉमन नेम क्या होता है? एनिसोल। और मिथॉक्सीबेंजीन उसका क्या है? आईयूपीएसी नेम। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड हम किसे कहते हैं? मिथेनॉल को, कैटेकोल को, फिनॉल को या इथेनॉल को? सो देखो, कार्बोलिक एसिड हम कहते हैं फिनॉल को। अब हम फिनॉल को कार्बोलिक एसिड क्यों कहते हैं हम ये देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? फिनॉल। इसे हम क्या कहते हैं? इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। इसे हम कार्बोलिक एसिड क्यों कहते हैं? इसमें वर्ड आ रहा है एसिड, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। एसिड का मतलब क्या होता है? विच लूजेस प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन लूज कर देता है, जो H पॉजिटिव को लूज कर दे। सो देखो, जब ये H पॉजिटिव को लूज कर देता है तो ये क्या बना लेता है? फिनॉल से हमारे पास क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है किसकी वजह से स्टेबलाइज है? रेजोनेंस की वजह से, विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। सो ये जो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है ये स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस की वजह से। तो इसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया तो इसलिए हम इसे क्या कहते थे? कार्बोलिक एसिड। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is, acid catalyze hydration of propene yields dash as major product। कि जब हम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करते हैं प्रोपीन की तो हमें क्या मेजर प्रोडक्ट मिलता है? तो पहले आपको पता होना चाहिए एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन का क्या मतलब है। एसिड है मतलब H पॉजिटिव होगा। H पॉजिटिव जिससे किस में से आ सकता है? H2SO फॉर्म में से। और हाइड्रेशन का मतलब क्या है? कि वाटर रहेगा आपके पास, राइट। सो प्रोपीन है, प्रोपीन का फॉर्मूला हमें पता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोपीन है, इसके हमने क्या की? एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, मतलब कि एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन। H प्लस वाटर भी हम इसे लिख सकते हैं या फिर हमारे पास कोई भी एसिड लिखा सकते हैं जैसे H2SO फॉर वाटर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा आएगा? मार्कोवनिकोव्स रूल के द्वारा। बस किससे होगा? मार्कोवनिकोव्स रूल से। तो इसमें हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन थी प्रोपीन की। सो यहाँ पर हमने क्या की? एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन की प्रोपीन की। ये किसी होगा? मार्कोवनिकोव्स रूल से। अब देखो यहाँ पे क्या H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है।
सो नेगेटिव पार्ट ऑफ एन रैंडम, सो मार्कोवनिकोव्स रूल आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको एंटी मार्कोवनिकोव्स और मार्कोवनिकोव्स रूल को याद करने की ट्रिक भी बताई थी पिछली वीडियो में। सो मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एन रैंडम कहाँ पर जाता है, जहाँ पर कि लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। अब देखो नेगेटिव पार्ट है कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर 2 एच है, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एच। सो ये हमारे पास क्या बन गया CH3 CH, यहाँ पर क्या आ गया OH, यहाँ पर क्या आ गया CH3। सो ये देखो हमारे पास क्या बन गया 1 2 3 प्रोपेन 2 पे क्या आ रहा है अल्कोहल, सो इट इज प्रोपेन 2 ऑल, राइट। सो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज प्रोपेन 2 ऑल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, यहाँ पर है ये प्रोपीन है, ठीक है प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप चेंज कर लेना। जब हम प्रोपीन को रिएक्ट कराते हैं B2H6 के साथ और H2O H2O2 और OH नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास A प्लस B 2 प्रोडक्ट बनते हैं। हमें बताने कि A और B यहाँ पर क्या है। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जब हम प्रोपीन को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हम रिएक्ट कर रहे हैं B2H6 के साथ। B2H6 क्या है, डाइबोरेन है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिया, वाटर लिया है, H2O2 लिया और OH नेगेटिव लिया। B2H6 क्या होता है, डाइबोरेन, ये क्या है प्रोपीन, H2O2 क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो जब हम प्रोपीन को रिएक्ट कराते हैं डाइबोरेन के साथ, H2 फर्स्ट स्टेप हमने B2H6 डाला, सेकेंड स्टेप में H2H2O2 और OH नेगेटिव डाला, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमें बताना है। मतलब यहाँ पर हमारे पास A और B क्या है हमें ये बताना है। सो अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, जहाँ पे कि हम डाइबोरेन यूज़ करते हैं फर्स्ट स्टेप पर और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये आपको याद कर लेने, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में पढ़ी हुई है। और ये जो रिएक्शन है वो किस रूल के द्वारा होती है, ये रिएक्शन होती है एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के द्वारा, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। आपको सिंपल से इसमें चीज़ ध्यान में रखनी है, हमने प्रोपीन लिया, हमने इसमें क्या डाला, बस आपको इतना ध्यान रखना कि इसमें यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, एक जगह H पॉजिटिव आएगा और एक जगह OH नेगेटिव आएगा। अब एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एटम कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। मार्कोवनिकोव्स रूल में कहाँ पे जाता है, जहाँ पे लेस होंगे। एंटी मार्कोवनिकोव लिखने में पड़ा है तो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कि मोर है, डबल बॉन्ड के अराउंड। अब डबल बॉन्ड के अराउंड मोर हाइड्रोजन यहाँ पे, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एटम कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जाएगा पॉजिटिव। से हमारे पास क्या बन गया CH3 CH, यहाँ पर क्या आ गया H और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया OH। सो ये हमारे पास क्या बन गया 1 2 3, सो हमारे पास क्या बना प्रोपेन 1 ऑल। और हमारे पास इसके साथ क्या निकलता है, यहाँ पर हमारे पास निकलता है H3BO3, साथ में हमारे पास क्या निकलेगा, बोरिक एसिड। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर A विच इज दिस, राइट। बस आपको इतना ध्यान रखना कि प्रोपीन है, यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो होएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, प्रोपेन 1 ऑल एंड बोरिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड।
ये आपके पास ऐसे भी लिखा आ सकता है H3BO3 या फिर ऐसे भी लिखा आ सकता है BOH, राइट। सो इस आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now moving on to the next question, which is question number 7. Question number 7 is lithium aluminium hydride is लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को रिड्यूस कर देता है, राइट। तो हम देखते हैं, जब हमने एसिटल्डिहाइड है ये, राइट, हमने क्या ले लिया? एसिटल्डिहाइड, फिर इसका और नेम क्या? इथेनॉल। इसे हमने रिएक्ट कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो देखो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? CH3C डबल बॉन्ड OH। सो ये किसका काम करता है? रिडक्शन का, मतलब इसकी ये क्या करवाएगा? रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक यहाँ पर। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3OHCH2, राइट। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? CH3CH2H। तो हमारे पास इथेनॉल से क्या बन गया? इथेनॉल। मतलब यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उससे हमारे पास क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है, जब भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now moving on to the next question, which is question number 8. So question number 8 is, जब हम ग्रेगनेट रिएजेंट जो ग्रेगनेट रिएजेंट है वो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी अल्कोहल, जब वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? ग्रेगनेट रिएजेंट हमारे पास क्या होता है? RMgX। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है। ऑन रिएक्शन विद, किसके साथ रिएक्शन करने पे सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा? आपको ये चीज़ बतानी है। सो इसमें आपको सिंपल सा याद रख लेना है। सो वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, राइट। आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होएगा, जब भी वो ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा RM, तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? प्राइमरी अल्कोहल। जब भी हमारे पास एसिटल्डिहाइड होएगा, मतलब एसिटल्डिहाइड नहीं, जब भी हमारे पास क्या होएगा? कोई भी एल्डिहाइड होएगा अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, जब भी हमारे पास एल्डिहाइड होएगा फॉर्मेल्डिहाइड से अलग, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और जब भी हमारे पास कीटोन होएगा वो रिएक्ट करेगा ग्रिग्नर रिएजेंट से, तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? टर्शरी अल्कोहल। सो ये आपको याद होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड होगा प्राइमरी, एल्डिहाइड होगा देन फॉर्मेल्डिहाइड सेकेंडरी, कीटोन होएगा तो हमारे पास वो क्या प्रोड्यूस करेगा? टर्शरी। सो अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होएगा। सो देखो सेकेंडरी अल्कोहल ये प्रोड्यूस कर रहा है, या सो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा? एल्डिहाइड होएगा और वो भी अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं हो सकता, ना ही कीटोन हो सकता। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, विच इज CH3CHO, विच इज एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड लेना कोई भी जो कि फॉर्मेल्डिहाइड से अलग हो। सो ये आपको डायरेक्ट ही याद कर लेना है। अगर आप वहाँ पर मैकेनिज्म लगाने बैठोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। Now moving on to the next question. So question is, क्यूमीन is the famous name of, क्यूमीन किसका फेमस नेम है? क्यूमीन की जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है ये जो क्यूमीन है ये हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स में। क्यूमीन की स्ट्रक्चर है
CH3H। सो ये जो ग्रुप है इसे हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। सो इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सो इट्स नेम इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन which is also known as cumene. So its answer is option number B. Now moving on to the next question, which is question number 10. So question number 10 is the high boiling point of alcohols are mainly due to this presence of, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का वो मेनली किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। तो जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंट्रामॉलिक्यूलर डाइपोल और नन ऑफ दीज। तो अब हम देखते हैं कि जो अल्कोहल्स जब हम मतलब ड्रॉ करते हैं इसकी तो ये कैसे आती है। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो जब हम अल्कोहल को ड्रॉ करेंगे, O है, H है एंड ये R है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे हमने एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, O है, R है, H। ऐसे हम एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे, O है, R है, H है, ऐसे एक और O, R, H। तो इस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखो इस H और इस O के बीच में बॉन्डिंग, इस H और इस O के बीच में बॉन्डिंग, ऐसे ये फर्दर मूव ऑन करती है। सो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में ना एक मॉलिक्यूल ये है, एक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो उसे हम क्या कहते हैं, इंटर, और जब भी दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होते तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या बनेगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Now moving on to the next question, which is question number 11. So question number 11 is the correct order of increasing boiling point of the compound हमें बताना है। अब देखो हमारे पास ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास मिथेनॉल दिया हुआ है, एक हमारे पास इथेनॉल दिया हुआ है और एक हमारे पास ब्यूटेनॉल दिया हुआ है। अब जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, इसमें कितने हैं, 1 है कार्बन, इसमें 2 हो गए, इसमें 4 हो गए। सो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, इंक्रीज। सो इस आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। So now move on to the next question, which is question number 12. Alcohols and phenols are, alcohols और phenols क्या है, यहाँ पर ये ऑप्शन चेंज कर लेना, ये क्या आएगा, ब्रोंस्टेड बेस। अल्कोहल्स और फिनोल्स क्या है, अल्कोहल्स और फिनोल्स ल्यूइस एसिड्स हैं, अल्कोहल्स और फिनोल्स ल्यूइस बेस हैं, ब्रोंस्टेड एसिड है या फिर ब्रोंस्टेड बेस है। सो अल्कोहल्स और फिनोल्स क्या है, हमारे पास ब्रोंस्टेड एसिड्स हैं। देखो कैसे, पहली बात आपको बताऊं, जो ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, विच डोनेट प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर दें, वो हमारे पास क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड्स। सो इसका आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं कि ये ब्रोंस्टेड एसिड्स कैसे होते हैं। राइट, अल्कोहल्स और फिनोल्स हमारे पास क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड। अब देखो ये हमारे पास क्या अल्कोहल है, अगर ये हमारे पास ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा प्रोटॉन को। राइट, सो यहाँ पर हमने कोई भी बेस लिया, जैसे हमने बी नेगेटिव ले लिया, ये क्या कर देगा, प्रोटॉन डोनेट कर देगा, ये एच इसके पास चला जाएगा, मतलब ये एच इसके पास चला गया तो हमारे पास क्या बन गया, आर ओ नेगेटिव प्लस बी एच। ऐसे ही हमारे पास सेम किस किसके साथ है, फिनोल के साथ। हमने फिनोल लिया
और हमने कोई भी बेस ले लिया, मान लो हमने NaOH ले लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो H है ये लीजिएगा बेस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन। और ये हमारे पास क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन, और वाटर निकल जाएगा, ऐसे ही Na पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो ये हम दोनों के दोनों क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि इन्होंने अपना H पॉजिटिव क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ये चेंज कर लेना आप, इट्स इज ब्रोंस्टेड बेस, राइट। So moving on to the next question, which is question number 13. So question number 13 is B नेगेटिव बेस है, उसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट करा है। ये क्या है, अल्कोहल। ये अभी मैंने आपकी रिएक्शन लिख के दिखाई थी। हमें बताना कि BH और RO नेगेटिव क्या बनेगा हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो, जब हमने B नेगेटिव को मतलब बेस को रिएक्ट करवाया अल्कोहल के साथ, ROH लिया प्लस में, तो हमारे पास क्या बन गया, BH बन गया प्लस RO नेगेटिव बन गया। अब हमें बताना है कि यहाँ पर X और Y क्या है। BH और RO नेगेटिव ही बन जाता है, या सो इसने इसको X का और इसको Y का। तो जब भी बेस होता है, बेस का हमेशा क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। एवरी बेस हैज़ अ कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या एसिड है, एंड एवरी एसिड हैज़ अ कॉन्जुगेट बेस। ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है, ये अपनी क्लास +1 में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम में। हर एक बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड, और हर एक एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। सो X हमारे पास क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, और Y हमारे पास क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। सो X हमारे पास क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, एंड Y क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर A। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 14. So question number 14 is the acidic strength of alcohol decreases in the order, कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है अल्कोहल्स की वो किस ऑर्डर में डिक्रीज कर रही है। पहले अब हम एग्जांपल लेंगे प्राइमरी का, सेकेंडरी का, देन टर्शरी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे प्राइमरी का, सेकेंडरी का एंड टर्शरी का। प्राइमरी अल्कोहल जैसे हमने ले लिया मिथेनॉल, राइट। सेकेंडरी में हमने ले लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एंड टर्शरी में हमने ले लिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसकी जगह आप इथेनॉल भी ले सकते हो, बात तो सेम ही है। मान लो चलो हम इथेनॉल ही ले लेते हैं, इथेनॉल ही ले लेते हैं। हमने क्या लिया, इथेनॉल, प्राइमरी है ये, एक ही से अटैच्ड है। देखो ये यहाँ पे जो अल्कोहल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पे ये जो अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है फर्दर 3 कार्बन से है। सो क्या है, टर्शरी। इथेनॉल ले लिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया। अब यहाँ पर हमें इसका क्या बताना है, एसिडिक करैक्टर बताना है, राइट। अब एसिडिक करैक्टर क्या आएगा, जो जितनी जल्दी, एसिडिक करैक्टर क्या आएगा, जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव लूज करेगा, पॉजिटिव लूज करेगा, जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव लूज करेगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या आएगा, एसिडिक करैक्टर। उतना एसिडिक करैक्टर उसका ज़्यादा आएगा। जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव लूज करेगा उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक करैक्टर होएगा, राइट। तब हमें देखना है कि इसमें से कौन सबसे जल्दी H पॉजिटिव लूज करेगा। और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो एसिडिक करैक्टर है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है। एसिडिक करैक्टर अब किसका ज़्यादा आएगा, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का क्या मतलब है, जहाँ पे कि -I और -R इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप होंगे ना, मतलब +I इफेक्ट या फिर +R इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो हमारे पास एसिडिक करेक्टर क्या आएगा, कम। बस आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो अब हमने देख लिया, अब हमने समझ लिया कि हमें एसिडिक करेक्टर किन किन बेसिस पर देखना है। राइट, तो देखो अब हम देखते हैं। देखो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, एल्काइल्स ग्रुप, जितने भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप होते हैं इनका क्या होता है, +I इफेक्ट होता है। मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की तरह एक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सो ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट कर रहे हैं, यहाँ से डोनेट कर रहे हैं, यहाँ से, हमने क्या करना है, H को छुड़वाना है। मतलब CH3CH2OH, ऐसे हमारे पास बनेगा CH3CCH3OH। पहले हम इन दोनों का देख लेते हैं। इसने H छोड़ना है, ये H कब छोड़ेगा, मतलब इसने H छोड़ना है, H कब छूटेगा, जब ये इसे इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ये जितने ज़्यादा इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतनी जल्दी H चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब एक ही +I इफेक्ट शो रहा है। यहाँ पर कितने शो कर रहे हैं, यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पर 2 है, ऐसे ही यहाँ पर कितने 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देने वाला सिर्फ 1 है। राइट, और ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, देखो देने वाले, यहाँ पर देने वाले कितने हैं, 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर देने वाले 3 हैं। सो इसलिए जो एसिडिक करेक्टर है वो सबसे ज़्यादा किसको आएगा, प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का एंड देन टर्शरी का, क्योंकि हमें एसिडिक करेक्टर में H को निकालना है। तो जितनी जल्दी ये O इसे खींचेगा उतनी तो जल्दी H जाएगा। अब यहाँ पर तो O को देने वाले सिर्फ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे O को देने वाले 3 है, उसको 3 ग्रुप्स देने हैं। राइट, तो इसका एसिडिक करेक्टर सबसे कम होएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सिंपल सा रीज़न है कि प्राइमरी में सिर्फ 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 प्रेजेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 15 मिसिंग हो गया। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास 3 फिनोल्स है A, B और C, जिनकी pK वैल्यूज हमें दी हुई है। pK वैल्यू में क्या दी है, 8.3 दी हुई है A की। ऐसे ही हमें B की pK वैल्यू क्या दी हुई है, 7.1 दी हुई है और C की हमें pK वैल्यू क्या दी है, 10.2 दी। आपको इतना ध्यान में रखना है, हायर इज़ द pK वैल्यू, जितनी ज़्यादा pK वैल्यू वीकर इज़ द एसिड, उतना वीकर एसिड। बस ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी ज़्यादा pK वैल्यू होती है ना उतना वो वीकर एसिड होता है। अब देखो pK वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, A की, तो A सबसे वीक एसिड होएगा। राइट, फिर हमारे पास क्या आएगा, नहीं, pK वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, C की, तो C क्या आएगा, सबसे वीक एसिड, देन A देन B, तो ऑर्डर क्या आएगा, B A C। सो इस आंसर इज ऑप्शन नंबर C। बस ये लाइन आपको ध्यान में, जितनी ज़्यादा pK वैल्यू उतना कम वीकर एसिड। सबसे ज़्यादा pK वैल्यू किसकी, 10.2 की, मतलब C की, तो C क्या हो जाएगा, सबसे वीकर एसिड, एंड B इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सो आज हमने करनी है इसके 15 क्वेश्चंस। So thanks for watching. If you liked my video, then please subscribe and share the channel. Thank you so much.